નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તારીખ 18/4/2023ને મંગળવારના રોજ જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષા લેવાની છે તેનું જે મોડલ પેપર છે કે જે બ્લુ પ્રિન્ટના આધારે તૈયાર કરેલું છે અધ્યયન નિષ્પત્તિઓના આધારે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો મિત્રો, આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે। પરીક્ષામાં અહીં તમને જે પ્રમાણે પ્રશ્નો આપેલા છે એ જ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછાશે। તો ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો પણ આપણે આની અંદર લીધેલા છે। આ કુલ 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે। કેટલા વિદ્યાર્થીઓને 70 ઉપર માર્ક્સ લાવવા છે તે જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવજો અને આ પ્રશ્નપત્રનો અંત સુધી અભ્યાસ કરજો। સમય છે તેનો 8 થી 11 એટલે કે 3 કલાકનો। તો જોઈએ આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયનું જે પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્यूशन। पहला सवाल, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव डायरी के रूप में लिखिए, जेना कुल 12 मार्क्स है। तो जो है उत्तर, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में गया हूँ। त्यार पछी बीजो सवाल, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? જોઈએ उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे उच्च विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। त्यार पछी त्रीजो सवाल, आप अपनी पाठशाला से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में हम 60 विद्यार्थी और 4 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम वहां के परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीप और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों तथा यात्री आवासों से साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक होटल में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्पी बारीकी दे देखा है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अबूदो देवी के मंदिर भी गए। वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसका मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहाँ के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन तक रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में संग्रहित है। त्यार पछी आपणे चौथो सवाल જોઈએ, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो જોઈએ उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया।
शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, સહી વિકલ્પ चुनकर उत्तर लिखिए જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। पहलो सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल का वाक्य पहचानिए। तो અહીંયા जवाब આવશે विकल्प बी, मैं खेलता हूँ। बीजू, हम अहमदाबाद जाएंगे वाक्य का काल पहचानिए। तो जवाब આવશે विकल्प सी, भविष्यकाल। ત્યાર પછી ત્રીજું, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल का वाक्य पहचानिए। तो અહીંયા जवाब આવશે विकल्प डी, मैं सैनिक बनूंगा। चौथું, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य पहचानिए। तो અહીંયા जवाब આવશે विकल्प सी, आज स्कूल में छुट्टी है। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा। तो અહીંયા जवाब આવશે विकल्प बी, भविष्यकाल। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, आपके जन्मदिन पर उपस्थित रखने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए જેના કુલ 10 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે સરસ મજાનો જે પત્ર છે તે અહીંયા લખેલો છે। તો આ જે પત્ર છે તે આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીશું। તમે પણ અહીં સ્ક્રીન ઉપરથી જોઈને આ પત્ર છે તે લખી શકો છો। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 અ, ઉપસર્ગ લગાકર નયા શબ્દ લીખીએ જેના કુલ 3 માર્ક્સ છે। આધાર, તો આધાર જે છે તેનું થશે નિર વત્તા આધાર, નિરાધાર। દિન, તો પ્રતિદિન એટલે કે વાક્ય બનશે પ્રતિ વત્તા દિન એટલે પ્રતિદિન। દોષ, તો નિર વત્તા દોષ એટલે કે નિર્દોષ। ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 બ, પ્રત્યય લગાકર નયા શબ્દ લીખીએ જેના કુલ 3 માર્ક્સ છે। તો સમ વત્તા ત્વ એટલે કે સમત્વ, સમાજ એટલે કે સમાજ વત્તા ઇક તો સામાજિક, મુખ, તો મુખ વત્તા ઇક એટલે કે મૌખિક, દોષ, તો દોષ વત્તા ઈ એટલે કે દોષી। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त अवयव और उसका प्रकार लिखिए જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। માં પહેલું, संजय और निकुल गांधीनगर गए। तो जवाब આવશે और સમુચ્ચય બોધક અવયવ। ત્યાર પછી બીજું, વાહ કિતના સુંદર પર્વત। તેમાં વાહ, તો અહીંયા જવાબ આવશે વિસ્મયવાદી બોધક અવયવ। ત્રીજું છે રમેશ કમ બોલતા હૈ। તો કમ એ ક્રિયા વિશેષણ અવયવ થશે। ચોથું, મनीषा के साथ मानसी भी खेलने गई। तो के साथ ए संबंध बोधक अवयव। नेहा प्रतिदिन पाठशाला जाती है। तो प्रतिदिन एक क्रिया विशेषण अवयव थશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में रखिए જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। તો એમાં છે सागर, कला, रोशनी और मालती। तो जवाब આવશે कला, मालती, रोशनी और सागर। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए જેના કુल 5 માર્ક્સ છે। તો શેરનું થશે શેરની, शेरनी जंगल में रहती है। धोबी एनु थशे धोबीन, तो नदी किनारे धोबीन कपड़े सुखा रही है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે दास, तो दासનું થશે दासी, दासी रानी का कमरा साफ कर रही है। लेखक, तो એનું થશે લેખિકા, લેખિકા ने नवलकथा लिखी। ત્યાર પછી છે બूढ़ा, तो એનું થશે બુઢિયા, साइकिल वाला बुढ़िया से टकराया। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8 अ, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में से हिंदी में अनुवाद कीजिए જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પેરેગ્રાફ આપણને આપવામાં આવેલો છે। તો અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેનો આપણે હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે। તો કંઈક આ પ્રમાણે થશે, एक अच्छी किताब जैसा कोई दोस्त नहीं होता, वो हमारा सही मार्गदर्शन करती है, यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, अच्छी किताबें हमें समता के साथ खुशी से जीने की ताकत देती है, अच्छी किताबें पढ़ने से हमें साहस, वीरता, दया, प्यार, क्षमा जैसे गुणों का विकास होता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 બ, निम्नलिखित परिच्छेद को हिंदी में से मातृभाषा में अनुवाद कीजिए જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હિન્દીમાં આપણને પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તેને આપણે ગુજરાતીમાં ફેરવવાનો છે। તો આ પ્રમાણે ફેરવી શકીએ। બાબાજી પણ માણસ હતા, બીજાના મુખમાંથી પોતાની વસ્તુના વખાણ સાંભળવા તેનું હૃદય તે અધીરું થઈ ગયું। ઘોડો બહાર કાઢવામાં આવ્યો, ઘોડો વાયુ વેગે ઉડવા લાગ્યો, ઘોડાની ચાલ જોઈને તેને ઈર્ષ્યા થવા લાગી। તે એક ડાકુ હતો અને તેને ગમતી વસ્તુ પર તે પોતાનો હક માનતો। તે શક્તિશાળી હતો અને તેની પાસે માણસો પણ હતા। જતી વખતે તેણે કહ્યું, બાબાજી હું આ ઘોડાને તમારી પાસે રહેવા નહીં દઉં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને અધૂરી કહાની આપેલી છે, તેને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। तो आ प्रमाण थशे, किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था, वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने अजीब तरीका निकाला था।
उसने अपने खेत में एक पेड़ के नीचे गुप्त अड्डा बना रखा था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को लगाकर उसके चौकर टुकड़े बनाकर उस गड्ढे में डाल देता था। रोज नियम पूर्वक खेत पर जाना और उस गड्ढे को खोलकर सोने के टुकड़ों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन एक चोर ने उस कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना गायब पाकर रोने पिटने लगा। उसके रोने की आवाज़ वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया और उसके पास आया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो सारा सोना गायब पाकर रोने पिटने लगा। उसके रोने की आवाज़ वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया और उसके पास आया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूँगा? सोना किसने चुराया, कब चुराया? राहगीर आश्चर्य में पड़ गया। पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला, गड्ढे से सोना ले गया। तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते थे? अपने घर पर क्यों नहीं रखते थे? वहाँ ज़रूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते थे। राहगीर बोला, घर पर रखता तो वह घर वालों की नज़र में आ जाता और किसी न किसी ज़रूरत में ज़रूर खर्च हो जाता। यही सोचकर मैं उसे सबकी नज़रों से दूर इस गड्ढे में सहेज कर रखता था और हमेशा रखता, यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता। कंजूस आदमी बोला। उसकी बात सुनकर राहगीर ने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उन्हें इस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इन पत्थरों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को वापस ढक दो और कल्पना करो कि यह तुम्हारा सोना है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी काम के नहीं है और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग ही नहीं किया, नहीं करने वाले थे, इसलिए उसका होना न होना बराबर है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10, અપૂર્ણ કહાની को पूर्ण कीजिए, જેના कुल 6 मार्क्स है। तो જોઈએ આપણે આ कहानी। निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11, किसी एक विषय पर निबंध લખીએ, જેના કુલ 8 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમને મેરા દેશ વિશે નિબંધ લખવાનું કહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ પ્રમાણે આ જે નિબંધ છે તે તમે તમારી નોટબુકની અંદર લખી શકો છો, અથવા તો અહીંથી જ આ નિબંધ તમે યાદ રાખી શકો છો। વિડીયો થોડી વાર માટે તમે પોઝ કરી શકો છો અને લખી શકો છો। ત્યાર પછી બીજું છે સ્વચ્છતા। તો સ્વચ્છતા વિશેનો જે નિબંધ છે એ પણ દોસ્તો અહીં તમે જોઈ શકો છો, તમને દર્શાવવામાં આવેલો છે। સ્વચ્છતા વિશેનો જે નિબંધ છે તે અહીં સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ત્રીજું છે મેરા પ્રિય નેતા। તો મેરા પ્રિય નેતા જે છે તેના વિશેનો જે નિબંધ છે તે પણ અહીં દર્શાવેલો છે, સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો। મેરા પ્રિય નેતા। મિત્રો, બધા જ વિષયના જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણી આ ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો આ જે સોલ્યુશન છે તેની લિંક તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સોલ્યુશન કરી શકે।